Hi everyone, welcome to the fourth lecture of current electricity, CBSE 10th standard, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टिविटी एंड व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के रिलेटेड क्या ग्राफ्स है, क्या क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इन डिटेल आपको समझेगा। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट दैट आई कीप इट द लेक्चर ड्यूरेशन शुड बी हाफ एन आवर, नॉट मोर देन दैट, सो दैट आप प्रिसाइजली उसको कंप्लीट कर पाओ। ओके, सो व्हेन आई से रेजिस्टेंस, आप एक छोटा सा फेवर करना मेरे लिए, वो है रेजिस्टेंस टाइप करना। आपको पता चलेगा व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का बेसिक मतलब होता है टू ऑफर अपोजिशन। टू ऑफर व्हाट? अपोजिशन। ठीक है, अब लेट्स से अगर मैं यहां पे चल रहा हूं, ठीक है, देयर इज नो रेजिस्टेंस इन माय पाथ, बट इफ आई से मेरे सामने एक स्पीड ब्रेकर है, ठीक है, कैन आई से द स्पीड ब्रेकर विल ऑफर मी अ रेजिस्टेंस। तो जब भी कोई चीज फ्लो कर रही है, उस फ्लो में कोई अगर रुकावट दे, उसी रुकावट को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। अब एक है कि रेजिस्टेंस आप बाहर से ऑफर कर सकते हो। अभी व्हाट डू यू मीन बाय सर बाहर से ऑफर कर सकते हो? अभी थोड़ा थोड़ा टाइम में समझेगा। एक है कि वायर खुद ही अपने करंट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। सर नहीं समझा, क्या बोल रहे हो? स्टार्ट जब किया था हमने, याद है मैंने एक लैंग्वेज यूज की थी, क्लियरली बोला था जब कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स है। आई इवन टोल्ड यू दिस कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, नाना नानी पार्क नहीं। अंदर इलेक्ट्रॉन कितने? ट्रिलियंस टाइम्स ट्रिलियंस टाइम्स ट्रिलियंस, इतने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, अब तुम कॉमन सेंस लगाओ, यहां पे ये मैंने क्या जोड़ दिया? सेल, बराबर। अब देखो बहुत प्रिसाइजली, बैटरी नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? सेल। और सेल के साथ क्या, अच्छा क्या दे रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हर एक इलेक्ट्रॉन को क्या लगने वाला है? एक धक्का लगने वाला है, जिसको हम फोर्स बोलते हैं। कैन आई से बेटा इलेक्ट्रॉन्स कहां है? आउटर मोस्ट शेल में। कॉमन सेंस लगाओ, चलो इलेक्ट्रॉन्स कहां है? आउटर मोस्ट शेल में। वही आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा के देंगे ना। एटम के सब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं क्या? नहीं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स। कॉमन सेंस ये बोलता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, अब देखो ये ब्लू से मैंने क्या बनाया है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे, डोंट यू थिंक, क्योंकि अंदर नाना नानी पार्क नहीं है, दो तीन इलेक्ट्रॉन नहीं है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो कर रहे होंगे वो आपस में ही कोलाइड कर रहे हैं, कोलिजन हो रहा है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो एटम है, जो एटम ही इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है? फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। यू कैन, आई विल गिव यू एन एनालॉजी। इफ आपने मुंबई लोकल ट्रेन में कभी सफर किया है? एक बार किया। ये रईस आदमी है ये, ठीक है। अच्छा, एसी में किया है कि नॉर्मल लोकल में किया है? एसी में किया है। तो बेटा क्या तूने फिर क्या ही मुंबई लोकल ट्रेन देखा? कभी तेरा 11th-12th में इत्तेफाक पड़ा अंधेरी, बांद्रा, कांदिवली, मलाड के कॉलेज में, ठीक है, तब कभी ट्रेन में चढ़ के देख सुबह के 7 बजे। मेरी बहन हर रोज चढ़ या ठीक है, फंस जाती है ना। हाँ, तो अच्छा उन्होंने क्या महसूस किया? रेजिस्टेंस। तुमने एक चीज नोटिस किया, हर एक इंसान को ट्रेन के डब्बे दरवाजे में जाना है, हर एक का मोटिव क्लियर है, मुझे जाना कहां है? सीधा। मुझे कहां फ्लो करना है? सीधा। लेकिन वो फ्लो कर नहीं पाता है, उसको क्या मिलता है? रेजिस्टेंस। मेरे जैसे आदमी को ज्यादा टाइम नहीं लगा, मेरे को तेको, है ना, अपना अपने लिए क्लियर है, अपने को बीच में रहना है। वी डू नॉट हैव टू बी द फर्स्ट, वी डू नॉट हैव टू बी द लास्ट। फर्स्ट रहोगे कचुम्बर बनेगा, लास्ट रहोगे चढ़ने ही नहीं मिलेगा। तुमको एक धक्का किसी ने दिया ना, तुम 4 स्टेशन दूर जाओगे, है ना। अपने बदन को ये सूट नहीं करता। अपना काम है चुपचाप बैग को आगे टंगाओ और बीच में खड़े हो जाओ। आगे वाला जाएगा, तुम आगे जाने का, पीछे वाला खुद ब खुद तुमको लेके जाएगा। बिकॉज अपन धक्का देंगे, किसी को कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छा क्या ऑफर किया? सब जा तो स्ट्रेट लाइन में रहता ना, लेकिन तब भी क्या ऑफर किया? रेजिस्टेंस। वायर के अंदर यही हो रहा है। नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज रेजिस्टेंस। एंड आई आल्सो टोल्ड यू दैट करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। कैन आई से फॉर एवरी वायर, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, फॉर एवरी वायर द रेजिस्टेंस हैज टू बी कांस्टेंट। कॉमन सेंस लगाओ। रेजिस्टेंस चेंज थोड़ी होगा। अब मैं बताऊंगा रेजिस्टेंस किस फैक्टर्स से चेंज होता है, वो धीरे धीरे करके हम समझेंगे। ये क्लियर हुआ? ठीक है। तो एक चीज समझ में आ गई, व्हाट इज रेजिस्टेंस। अच्छा, आपने सर समझा दिया व्हाट इज रेजिस्टेंस। अब आप हमें ये वर्ड समझा दो, व्हाट इज रेजिस्टिविटी। क्या बोला? व्हाट इज रेजिस्टिविटी। अच्छा, रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे आर से, जैसे फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे एफ से, करंट को आई से, चार्ज को क्यू से, पोटेंशियल डिफरेंस को वी से। ऐसा यूनिट की बात नहीं कर रहा हूं, वो नंबर के पीछे आता है। उसी तरीके से रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आर से। रेजिस्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? रो से। किससे? रो। ये डेंसिटी में यूज होता था, याद है?
जब हम डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम लिखते थे 9th स्टैंडर्ड, हाँ वो वाला डेंसिटी। ऐसा व्हाइट वॉश करते हो 9th स्टैंडर्ड को जिसका हिसाब नहीं है। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा बेटा? रेजिस्टिविटी। ये क्लियर है? ठीक है। अच्छा, व्हाट इज रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी इज द एबिलिटी टू अपोज। अरे यार नहीं समझा, एक सेकेंड। रेजिस्टेंस क्या था? टू अपोज। रेजिस्टिविटी क्या है? द एबिलिटी टू अपोज। एग्जाम्पल देता हूं वापस से। हाँ ना, वैसा नहीं। अब कॉमन सेंस लगा। चल, यहां पे मैं खड़ा हूं और यहां पे मेरा दूसरा वर्जन खड़ा है, हाइपोथेटिकल वर्जन, जो कि मेरे वजन से 2 गुना वजन का है। आई होप, आई डोंट नो व्हेन विल दैट बी अचीव्ड। सो हाइपोथेटिकली द सेकेंड वर्जन इज अ ह्यूज गाय, दिस वर्जन इज अ स्मॉल गाय। ठीक है, उस सामने से दो लोग सेम वजन के भागते हुए आ रहे हैं। ठीक है, टेल मी, क्या मैं ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर पाऊंगा या मेरा दूसरा वाला वर्जन ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर पाएगा? दूसरा वाला वर्जन। सो डोंट यू थिंक यहां पे मटेरियल, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, मटेरियल, ये मटेरियल डिसाइड करता है कि कितना वो रेजिस्टेंस दे सकता है या रेजिस्टेंस नहीं दे सकता। नहीं समझा? सो इट इज द एबिलिटी टू अपोज। एवरी मटेरियल यू नो इन दिस वर्ल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, अब ये देख मैंने ये 3 वर्ड स्पेसिफिकली लिए, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, पेपर, वुड, प्लास्टिक, एवरी मटेरियल हैज सम लेवल ऑफ रेजिस्टिविटी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एग्जैक्ट। अब सुनो, कॉमन सेंस लगाओ। कॉपर, एल्यूमिनियम और सिल्वर, हमने बचपन से सुना है ऑल दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कैन आई से इफ दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच मींस दे हैव लो रेजिस्टिविटी? लो रेजिस्टिविटी का मतलब क्या? कि वो बहुत कम। कॉमन सेंस लगाओ ना, अगर ये रेजिस्टेंस ज्यादा देने लग गया तो करंट ही फ्लो, which means a good conductor will have low resistivity but a bad conductor will have high resistivity. So can I exactly paper, rubber, wood, plastic, glass, ये सब क्या है? high resistivity. So एक चीज समझ में आ गया, that resistance is dependent on resistivity. Material change, resistance भी change. resistance और 3 बातों पे डिपेंड करता है। वो 3 बातें क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी ओम्स लॉ में उसका खुलासा करेंगे। यहां तक आइडिया क्लियर हो गया? व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन टू फ्लो। फ्लो किसका फ्लो अपोज करता है? इसीलिए वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टिविटी क्या है? इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, इट इज द एबिलिटी टू अपोज। आई होप ये क्लियर हो गया, पक्का? चलो, एक बात तो तय हो गई कि भाई रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? रेजिस्टिविटी विच इज अ मटेरियल। अच्छा, रेजिस्टेंस और 3 बातों पे डिपेंड कर रहा है, वो 3 बातें क्या है वो बाद में बताएंगे, ओम्स लॉ पता चलेगा। ठीक है, पक्का याद है, समझा? ओके, अब शुरू कर ही देते हैं व्हाट इज ओम्स लॉ, है ना? बिफोर दैट एक स्टोरी सुनाऊंगा मैं तुमको। ठीक है, वो स्टोरी से तुम्हें पक्का समझ जाएगा व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ये दिख रहा है बेटा, फ्रेम में आ रहा है, देख। ओम्स लॉ इज अ कंडीशनल लॉ। एक सेकेंड, ये क्या नवा बताया आपने? पहली बात तो लॉ का मतलब क्या? सच, जो ना आप डिनाई कर सकते हो ना मैं। अगर ये चीज हो रही है दुनिया में, हो रही है, यूनिवर्स में हो रही है भाई, ये क्लियर है। ओम क्या है? साइंटिस्ट का नाम। उसने कुछ बातें, जैसे न्यूटन ने 3 बातें बताई थी, न्यूटन 3 लॉज ऑफ मोशन, वैसे ओम ने कुछ बात बताई। एक चीज और क्लियर हो गई, यही ओम जो है ये पक्का रेजिस्टेंस का क्या है? यूनिट। सो आज के बाद अगर मैं बोलूं R इज इक्वल टू 2 ओम, अब ये 2 ओम लिखूं या फिर R इज इक्वल टू 2 ओम, ऐसा दोनों का मतलब एक ही है। ओमेगा बोलते हैं इसको। ठीक है, ये इसकी कंपनी भी, इफ यू रिमेंबर, यू सीन ओलंपिक्स में जितने भी बोर्ड्स होते हैं, जो डिजिटल बोर्ड्स होते हैं, जहाँ पे वो सब वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एंड वो सब जो आता है, वो में ओमेगा यूज होता है। यू जस्ट सर्च, ओमेगास हैव ग्रेट वॉचेस एंड ऑल दोस डिजिटल स्टफ। ठीक है ना, पता है ना? ठीक है, अननेसेसरी ब्रांडिंग हो गया ना इसका। अब चले, ये व्हाट इज कंडीशनल लॉ? कंडीशनल लॉ का मतलब होता है अगर तो ये हो रहा है तो ही ये बात सच होगी, अगर तो ये नहीं हो रहा तो ये बात सच नहीं होगी। मैं तुम्हें बताता हूं। कंडीशनल लॉ का मतलब होता है इफ दिस इज हैपनिंग ओनली एंड ओनली देन दिस विल हैपन। दिस इज ट्रू, करेक्ट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट था। ट्रू मतलब क्या? सच। लॉ, दिस लॉ इज नॉट वैलिड इफ दिस इज नॉट हैपनिंग। सो ये 2 सेक्शन में पढ़ेंगे अपन ओम्स लॉ। ये क्लियर हो गया? इंडिपेंडेंट नहीं बोलेंगे, डिपेंडेंट है। कौन सा? द सेकेंड हाफ इज डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट हाफ। इफ दिस इज हैपनिंग, ट्रस्ट मी,
आपको इससे बेहतर ओम्स लॉ कभी समझेगा नहीं। अब इफ दिस इज हैपनिंग देन दिस विल हैपन, इफ दिस इज नॉट हैपनिंग दिस विल नॉट हैपन। पक्का? चलो नाउ विल आराम से वी विल डू द फर्स्ट हाफ। द फर्स्ट हाफ सेज, अच्छा मैं यहाँ पे ओम्स लॉ लिख ही रहा हूँ बेटा, फिर मैं धीरे धीरे देखो एक उससे समझाऊंगा डेमोन्स्ट्रेशन से। मेरे को ये भी बता देना यहाँ पे कितना फ्रेम आ रहा है, हाँ मेरे लिए इजी रहेगा डेमोन्स्ट्रेट करना। यहाँ पे आ रहा है, नहीं और थोड़ा यहाँ पे, नहीं वो एकदम ऊपर हो गया यहाँ, नीचे यहाँ पे, बस ठीक है। यहाँ तक अगर लिखूँ तो आ रहा है ना रेफरेंस फ्रेम में? चलो ठीक है, मेरे को फ्लो रहेगा। थोड़ी जगह है चलो रहने दो अभी। ठीक है, सो मैं पहले कंडीशन लिख देता हूं। इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। अब देख कॉमा डाला मैं, विच मीन्स मेरा फर्स्ट हाफ कंप्लीट। समझा क्या देखो? ये क्या समझा? डोंट नाउ रीड इट एंड टेल मी। जो कंडक्टर है उसके अंदर का रेजिस्टेंस कुछ ऐसा नहीं, कुछ नहीं, मैं ऐसा सब बताया नहीं तेरे को, मैं तो खाली तेरे को अरे यार सुन वो चीज ही सेम रहेगी ना। सुन। व्हेन आई से फिजिकल स्टेट, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आपके दिमाग में 3 चीज आनी चाहिए। रुको, फिजिकल स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस नहीं, क्या आदमी है भाई? तो वो केमिस्ट्री की अभी मत पढ़, बाद में पढ़। फिजिकल स्टेट जब भी मैं बोलूं तो तेरे दिमाग में आना चाहिए लेंथ। लेंथ किसका? तेरा या वायर का? वायर का। तेरे दिमाग में आना चाहिए एरिया। किसका? रेडियस, एरिया है ना, मैं बताता हूं वायर के थ्रू। अभी देखो यहां पे रखा ही इसीलिए था। अच्छा, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ये क्या है? ये लेंथ है वायर का, बराबर। यहां पे अगर आपको दिख रहा होगा ये सेक्शन पे, ये इसका जो ओपनिंग है ये वाला, राइट? तू भी देख ले भाई, कैमरा में क्या देख रहा है? ये ओपनिंग है, इसको एरिया बोलते हैं, बराबर। ये वायर पतला है, ये वायर मोटा नहीं है। अगर मैं वो लैपटॉप का केबल लेता तो मोटा होता। तो अब समझा एरिया कौन से थिकनेस की बात कर रहा हूं? एरिया मतलब क्या? थिकनेस की बात कर रहा हूं, ठीक है। सो मैंने क्या बोला? फिजिकल स्टेट में कौन कौन आता है? लेंथ आता है, एरिया आता है और मटेरियल आता है। एक सेकेंड, आप ना कंफ्यूज कर रहे हो मामला। आपने बोला था मटेरियल पे तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता ही है, वो तो अलग ही चीज है। आपने बोला था और 3 चीज पे डिपेंड करता है, जिसमें से आपने सिर्फ 2 ही लिखी, लेंथ और एरिया। तो और कौन है? तो बेटा टेम्परेचर है। इंटरेस्टिंग चीज ये है, क्या हमारे आसपास टेम्परेचर बहुत ज्यादा वेरी करता है? नहीं ना, टेम्परेचर ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, सेम। तो इतना कुछ खासा फर्क अभी पड़ेगा नहीं, तो अभी टेम्परेचर को एक्सक्लूड करके चलेंगे। तो जब भी मैं बोलूं फिजिकल स्टेट, क्या बोला? तो हम अज्यूम करेंगे टेम्परेचर ऑलरेडी वहां का कांस्टेंट है। अब फिजिकल स्टेट में कितने लोग आए? 3। कौन कौन आया? लेंथ, एरिया, मटेरियल, हाँ या ना? तो चलो वापस से पढ़ते हैं। व्हाट इज ओम्स लॉ का फर्स्ट हाफ क्या बोलता है? एक्चुअल ओम्स लॉ तो बताया भी नहीं है मैंने, ये तो खाली फर्स्ट हाफ है कि भाई अगर ये होगा तो ही ओम्स लॉ होगा। वो क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। चलो वापस से, व्हाट इज फिजिकल स्टेट? लेंथ एरिया सॉरी लेंथ, एरिया, ब्रेथ, लेंथ, एरिया और मटेरियल। सो अगर लेंथ, अगर एरिया, अगर मटेरियल, जिसको फिजिकल स्टेट बोलते हैं, वो किसका? वायर का। ये क्या है? वायर। क्या रहेगा? कांस्टेंट, सेम रहेगा। एग्जैक्टली। टेल मी, इज दिस द सेम एग्जांपल नाउ? इज द लेंथ चेंजिंग? इज द एरिया चेंजिंग? इज द मटेरियल चेंजिंग? नहीं। कॉपर ऐसा थोड़ी बोलेगा, अगर अंदर कॉपर है कल को उठ के बुरा मान के बोलेगा नहीं मैं आज तो एल्यूमिनियम की तरह बिहेव करूंगा, नहीं ना। द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर इज सेम। व्हाट इफ अगर मैंने इसे कट किया होता हाफ में, तो मैंने इसकी क्या चेंज कर दी? तब ये ट्रू नहीं होता, तब गड़बड़ हो जाती कुछ ना कुछ। आई होप ये क्लियर हुआ? ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ गया। व्हाट इज द फर्स्ट हाफ? ओम्स लॉ तो अब बोलूंगा, तो पहले लिख देता हूं। व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ सेज if the physical state of a conductor remains constant, then current I flowing through, कहां से फ्लो करता है बेटा? थ्रोइंग लिखा, थ्रोइंग थोड़ी है। करंट I flowing through, किससे फ्लो करता है? कंडक्टर से। तो करंट I flowing through conductor is directly proportional to the, क्या लगता है करंट किस पे डिपेंड करना चाहिए? बैटरी पे डिपेंड करना चाहिए। और बैटरी क्या देता है?
पोटेंशियल डिफरेंस। अभी तुझे लग रहा होगा कि तुझे समझा, लेकिन कुछ समझा नहीं है, मैं भी समझाऊंगा, देखो ठीक है, डोंट वरी। अब देख यहाँ पे लिख दिया आई, दिख रहा है फ्रेम में, आई प्रोपोर्शनल टू वी। तो ये है ओम्स लॉ। कौन क्या है ओम्स लॉ, कहां से शुरू हो रहा है ओम्स लॉ? करंट आई इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज ओम्स लॉ। क्या है ओम्स लॉ सर, समझा नहीं। अभी एक स्टोरी से समझाऊंगा मैं तुम्हें, पक्का यहां तक क्लियर है? ठीक है, इवन इफ दिस आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि इतने में कंप्लीट हो जाए। अच्छा, एक स्टूडेंट मेरे पास आया, ठीक है, वो स्टूडेंट मेरे पास आके बोलता है सर मुझे ना ओम्स लॉ सीखना है, मुझे ओम्स लॉ सीखना है। मैं बोला कि चलो ठीक है, मैं ओम्स लॉ सिखा दूंगा तुमको, लेकिन तुमको ना पेशेंस रखना पड़ेगा। बोले सर मेरे में बहुत पेशेंस है, आपने को ओम्स लॉ सिखाओ, मैं आराम से सीख जाऊंगा। बोले ठीक है। मैंने उसको बोला ठीक है, आपको ना हार्डवेयर वाले शॉप के पास जाना, हार्डवेयर वाले के पास जाना है और उस इंसान को बोलना है कि मुझे, अच्छा मैं ये जितनी भी वैल्यूज ले रहा हूँ ना, सॉरी टू इंटरप्ट, ये वैल्यूज डमी वैल्यूज है, ज्यादा इसको सीरियसली लेना मत, मैं रैंडम खाली कैलकुलेशन के हिसाब से इजी वैल्यूज लूंगा। हाँ, तो मैंने मेरे स्टूडेंट को बोला हार्डवेयर वाले के पास जाओ, उसको बोलो 1 मीटर का वायर दो। क्या बोला? 1 मीटर का वायर दो, वायर कॉपर का होना चाहिए, बराबर, क्योंकि कॉपर इज अ गुड कंडक्टर, एंड उसका जो एरिया है वो 0.2 मीटर स्क्वायर का होना चाहिए। चलो सेंटीमीटर ले लेते हैं जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, अभी ऐसा यूनिट्स में नहीं है। क्या बोला मैंने मेरे बच्चे को, स्टूडेंट को, हार्डवेयर वाले के पास जा, एक वायर ला जिसका लेंथ 1 मीटर होना चाहिए, एरिया 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, और मटेरियल क्या होना चाहिए? कॉपर। अगर तुमने एक चीज नोटिस की, मैंने एक बात का ख्याल रखा, वो है फिजिकल स्टेट सेम रखा। अभी सुना, मैंने फिर स्टूडेंट को बोला बच्चे एक काम करना, 9 वोल्ट की बैटरी लेकर आना। ठीक है सर, ले आएंगे। वो गया दुकान वाले के पास, उसने बोला भाई मेरे को ना 1 मीटर का वायर दो, कॉपर का वायर होना चाहिए, एरिया 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, और 9 वोल्ट की बैटरी दो। उस आदमी ने उसे सब अपैरेटस दे दिया, वो मेरे पास लाया, और मैंने उस बैटरी को यहां पे लगा दिया, सेल टू बी वेरी स्पेसिफिक, 9 वोल्ट का सेल लगा दिया। और मैंने मेरे स्टूडेंट से पूछा, बता मुझे क्या लगता है इस के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा होगा? स्टूडेंट बोला सर एमीटर से चेक कर लेंगे, मैं कैसे बता पाऊंगा? तो बोला मैं बताऊं क्या तुझे? मैंने कैलकुलेशंस कर ली फटाफट, क्योंकि मुझे मालूम है ना ओम्स लॉ क्या है। मैंने कैलकुलेशन कर ली और मैंने बोला इसमें पक्का 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। बोला सर कुछ भी, हाँ कुछ भी, आपको जस्ट पता है तो आप ऐसे ही बोल रहे हो 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। मतलब देख ले एमीटर से कनेक्ट करके। एमीटर क्या करता है? करंट मेजर करता है। जैसे ही उसने करंट मेजर किया, यहां पे 3 एम्पियर का करंट ही फ्लो कर रहा था। मैंने अभी तक ओम्स लॉ सिखाया नहीं है, रुक जा, जैसे वो बच्चा रुका है तो भी रुक, पेशेंस बताओ। तो 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। बच्चा बोलता है सर ओम्स लॉ कहां सीखा? मैंने बोला पेशेंस नहीं है तेरे में, सुन ध्यान से। अब वापस से हार्डवेयर वाले के पास जा, हार्डवेयर वाले को बोल कि मुझे वापस से 1 मीटर का वायर दो, कॉपर का वायर देना, एरिया 0.3 क्यों 3 काई को 3, यही तो गड़बड़ कर रहे हो, 0.2। सुनो, पहला क्या बोला था? आया, कनेक्ट हुआ? तूने जैसे 0.3 0.4 बोला तो पॉइंट मिस कर रहा है। मैंने क्या बोला था? अगर ओम्स लॉ सीखना है तो फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं करोगे। तो दुकान वाले के पास गया, जो गलती तूने की वही स्टूडेंट ने की कि एरिया 0.3 या 0.4, नहीं, वो दुकान वाले के पास गया, उसने बोला भाई मुझे वापस एक कॉपर वायर दो जिसका लेंथ क्या होना चाहिए? 1 मीटर, मटेरियल क्या होना चाहिए? कॉपर, और एरिया क्या होना चाहिए? 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे ही उसने सुना, उसने बोला तू ओम्स लॉ सीख रहा है क्या? उस स्टूडेंट का रिएक्शन था ये क्या बात हो रही है, हार्डवेयर वाले को मालूम है ओम्स लॉ क्या है, सर को मालूम है ओम्स लॉ क्या है, मेरे को क्यों नहीं समझ में आ रहा ओम्स लॉ? मेरे को समझ के भी नहीं समझ में आ रहा है। बराबर है, वो फीलिंग उसको आ रही है कि इसे हो क्या रहा है लाइफ में। चलो ठीक है। तो मैं, अच्छा इस बार मैंने बोला था स्टूडेंट को कि बैटरी जो है वो 18 वोल्ट का लाना। कितने वोल्ट का लाना? 18 वोल्ट। ठीक है, तो अब वो 18 वोल्ट का बैटरी लाया और मैंने स्टूडेंट को पूछा बता अब कितना करंट फ्लो हो सकता है? बोले सर कहां क्या बताऊं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एक सेकेंड, जैसे ही तूने बोला, अब फॉर ऑल द ऑडियंस हु इज लिसनिंग, वो स्टूडेंट ने तुरंत ही बोल दिया सही, उसको कुछ नहीं मालूम, पहली बार सीख रहे हैं। क्या बोला तूने? 6। सर एक सेकेंड, अब थोड़ा लिंक बैठ रहा है। क्या मैं बोल सकता हूं पहले केस में और दूसरे केस में फिजिकल स्टेट सेम है? क्या है फिजिकल स्टेट में? कौन आता है? मटेरियल, लेंथ, एरिया। क्योंकि फिजिकल स्टेट सेम है, ओम्स लॉ ये बोल रहा है कि जो तुम्हारा करंट है वो प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर, अच्छा नोटिस करो, लिंक देखो, ये 9 वोल्ट से कितना हुआ? 18,
9 से 18 का कितना जंप हुआ, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स जंप हुआ। तो अगर वोल्टेज 2 टाइम बढ़ा तो करंट एम्पियर विच इज करंट वो भी कितने टाइम्स बढ़ेगा, 2 टाइम। इसका मतलब ये कितना आया, 6 एम्पियर। दिस इज ओम्स लॉ। बैठा दिमाग में? वो पहले वाला कैसे है? पहले वाला कैसे आया वो मैं बताता हूं, वो बात की बात है। वो बहुत ऑब्वियस डाउट है कि आपको कैसे पता चला। देखो दूसरा वाला तो बहुत ऑब्वियस था कि ओम्स लॉ सीख गया। पहला वाला आपको कैसे पता चला 3 एम्पियर ही आएगा, वो बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा, डोंट वरी। ये यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है सर। अब मेरा स्टूडेंट गया, और ये लिंक बैठ के रखना, ये इंपॉर्टेंट है अभी। अच्छा एक और चीज मैंने स्टूडेंट को ऑब्जर्व करने बोली। बोले सर क्या? अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं, ये दोनों को डिवाइड करूं, देखो एक चीज कॉमन आ रही है। 9 को 3 से डिवाइड करो, आंसर आ रहा है 3। 18 को 6 से डिवाइड करो, आंसर आ रहा है 3। एक सेकेंड, ये क्या सेम वैल्यू आ रही है दोनों जगह? बराबर। माइंड यू, यही जो सेम वैल्यू है ना, यही तुम्हारा रेजिस्टेंस है। समझा? बिकॉज मुझे सर्किट का रेजिस्टेंस मालूम था, इसीलिए मैं अंदाजा लगा पाया था ये पक्का 3 होगा। बिकॉज 9 को किससे डिवाइड करूंगा तो 3 मिलेगा, 3 से। बताता हूं, डोंट वरी, अभी घाई नहीं करेंगे। यहां तक क्लियर हुआ? ये कैसे रेजिस्टेंस हुआ ये अभी यहां से प्रूव होगा। अब सुनो ध्यान से, I प्रोपोर्शनल टू V है, हाँ या ना? अच्छा, अगर मैं I इज इक्वल्स टू KV लिखूं, कोई बुरा तो नहीं मानेगा? बेटा फ्रेम में भी आ रहा है, नहीं तो बुरा मान जाएंगे वो लोग, ठीक है? फ्रेम में आ रहा है ना, ठीक है। I इज इक्वल्स टू क्या लिखा, KV, ठीक है। कितनों को समझ में आ रहा है? अगर मैं I को I की जगह पे लिखूं, और K क्या है, कांस्टेंट है ना, अगर मैं कांस्टेंट को यहां ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, 1/K इज इक्वल्स टू V। पक्का समझा? अच्छा, कैन आई से दिस 1/K इज अगेन अ कांस्टेंट, यस और नो? अच्छा एक और चीज समझा कि जो I है ये कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? Inversely. Remember I told you in the beginning of the class that current is inversely proportional to resistance. So mind you, ये 1/, आ रहा है ना फ्रेम में, यहां तक भी आ रहा है, ठीक है। So I, ये जो 1/K है, इसके जगह मैंने लिख दिया R which is equals to V। अब अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे यहां पे, I into R is equals to V, अगर मैं R का वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या मैं बोल सकता हूं R का वैल्यू क्या है? R का वैल्यू इज V अपॉन I। अब लगाओ दिमाग, सर ने क्यों 9 वोल्ट को 3 से डिवाइड किया? बिकॉज उनको बार बार क्या मिल रहा है? देखो देखो देखो, बैठा दिमाग बैठा। V क्या है, 9। I क्या है, 3। सो 9 को 3 से डिवाइड किया, 3 मिला। अच्छा नोटिस करना, 18 को 6 से डिवाइड किया तब भी क्या मिला, 3। सो इससे क्या समझ में आ रहा है? दैट रेजिस्टेंस सेम ही रहेगा। कब सेम रहेगा? जब फिजिकल स्टेट सेम रहेगा। अगर तुझे ये समझा, आई होप यहां तक क्लियर है। अब एक छोटी सी गड़बड़ करके देखते हैं, खुद को चैलेंज करो, गड़बड़ करके देखते हैं। आई होप ये फ्रेम में आ रहा है बेटा, बार बार पूछना जरूरी नहीं तो फिर होगा ना। चलो अब मैंने स्टूडेंट को बोला वापस एक काम कर, क्या करना है देखो। मेरा सर मालूम मेरे को क्या करना है, मेरे को 1 मीटर का वायर लाना है, एरिया 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, मटेरियल कॉपर होना चाहिए, और बैटरी बताओ कितना लाना है। मैं बोला नहीं, इस बार तू लेंथ आधा ला, 0.5 ला, एरिया उतना ही लाना, और बैटरी 18 वोल्ट की लाना, ठीक है। तो क्या लाया, लेंथ 0.5 मीटर, ठीक है, ओके। एरिया कितना, 0.2 जितना था उतना ही। अच्छा क्या चेंज किया तुमने, लेंथ। एक चीज नोटिस की, तुमने लेंथ कितना किया, आधा किया, है ना? पक्का लेंथ क्या किया, आधा। अब थोड़ा दिमाग फटेगा लेकिन समझेगा जरूर। अब मैंने कितनी वोल्ट की बैटरी लगाई वापस से, 18 वोल्ट। कॉमन सेंस ये बोलता है, सुनो ध्यान से, सुनो। पहले 18 वोल्ट की बैटरी में से कितना करंट निकल रहा था, 6 एम्पियर। तो अब मैं कैसे दिमाग लगाऊं, मेरा दिमाग चल गया, मैंने बोला 12 एम्पियर का करंट निकलेगा। बोला सर को कैसे पता चल रहा है 12 एम्पियर? अगेन छोटा सा मैंने हिंट दिया यहां पे, देखो नोटिस करो, बताता हूं। तुम ये मत देखो कि 12 एम्पियर कैसे है, 12 एम्पियर कैसे है मैं बाद में बताऊंगा वापस से, डोंट वरी, वो मेरी जिम्मेदारी। तुम खाली इतना देखो कि क्या इस बार फिजिकल स्टेट चेंज किया सर ने, तो क्या फिजिकल स्टेट चेंज करने से ओम्स लॉ पे फर्क पड़ा? हाँ, बस इतना समझा रहा था। ये 12 कैसे आया उसका पक्का रीजन मैं अभी ये इरेज करके वापस से वो एक टॉपिक बचा हुआ है बताऊंगा, उसमें समझ में आ जाएगा कि 12 कैसे आया, पक्का बताऊंगा। ये क्लियर हो गया? तो एक चीज श्योर है कि जैसे फिजिकल स्टेट चेंज किया ओम्स लॉ पर काम करना बंद हो गया। अभी एक
डाउट आना चाहिए सबके दिमाग में कि चलो एक चीज क्लियर है कि यहाँ पे फिजिकल स्टेट सेम था फर्स्ट केस में, सेकंड केस में फिजिकल स्टेट सेम था, थर्ड केस में फिजिकल स्टेट चेंज हुआ, तो ओम्स लॉ फॉलो होते हुए नहीं दिख रहा था। बाकी ओम्स लॉ फॉलो, क्या है ओम्स लॉ? सर ओम्स लॉ है I इज प्रोपोर्शनल टू V, कि जैसे जैसे तुम वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट को भी प्रोपोर्शनली बढ़ना पड़ेगा। वोल्टेज 2 टाइम बढ़ा, करंट भी 2 टाइम बढ़ा, वोल्टेज 2 टाइम घटा, करंट भी 2 टाइम घटा। ये ओम्स लॉ है। अब अच्छे से समझ में आ रहा है ओम्स लॉ, लेकिन फिजिकल स्टेट सेम होना चाहिए। जहां मैंने फिजिकल स्टेट के अंदर मस्ती की, ओम्स लॉ वर्क करना बंद हो गया। लेकिन सर अभी भी ये नहीं समझ में आ रहा, आपने कैसे पता लगाया कि ये 12 एम्पियर आ रहा है? और एक डाउट और, आपको कैसे पता चला पहली बार 3 एम्पियर आ रहा है? ठीक है, चलो वो देखते हैं। टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। क्या वो बातें हैं जिसपे रेजिस्टेंस को फर्क पड़ रहा है? तो एक तो चीज पक्का है, जब मैं रेशियो निकाल रहा था यहां पे, रिमेंबर 18 को 6 से डिवाइड किया, आंसर आया 3, 9 को 3 से डिवाइड किया, आंसर आया 3। लेकिन अब अगर मैं 18 को 12 से डिवाइड करूंगा, आई होप यहां तक समझ पा रहे हो, क्या आना चाहिए? 6 3 जा एंड 6 2 जा, आंसर कितना आया? 1.5। एक चीज नोटिस करो, जहां तुम्हारा रेजिस्टेंस 3 और 3 आ रहा था, डोंट यू थिंक लेंथ को आधा करने पर रेजिस्टेंस भी आधा हो गया? बस ये समझाना चाह रहा था। चलो चलो आगे 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 हो गया। चलो सुनो, मैंने एक चीज क्या बताई थी तुम्हें, रेजिस्टेंस I इज प्रोपोर्शनल टू V, तो R क्या आ गया था? V अपॉन I आ गया था, बराबर। मैंने बोला था रेजिस्टेंस को निकालने का एक तरीका है, तो V अपॉन I, तो मैंने क्या किया? V अपॉन I, 9/3, 3 आंसर आया, रेजिस्टेंस 3। 18/6, 3 आया, रेजिस्टेंस 3। 18/12 किया, वोल्टेज बाय करंट, तो आंसर कितना आया? 3/2। अगर मैं कंपेयर करूं तो जहां रेजिस्टेंस 3 आ रहा था, अब रेजिस्टेंस कितना आया? 1.5। हम क्या नोटिस किया? आधा हुआ। कौन आधा हुआ? लेंथ आधा हुआ। तो लेंथ आधे होने से और कौन आधा हुआ? रेजिस्टेंस। तो जो पहला फैक्टर है जिसपे, अब ये भी दिमाग में डाउट आना चाहिए, ये सब डाउट मैं खुद डाल रहा हूं कि सर रेजिस्टेंस तो वोल्टेज और करंट पे डिपेंड कर रहा है। नहीं, ये गलती नहीं करना बोलने की। रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं कर रहा। जनरली फिजिक्स का टीचर क्या बोलता है कि जो फॉर्मूला है उसी पे डिपेंड कर रहा है ना। अगर मैं तुमसे बोलूं फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, तो आप बोलोगे सर फोर्स मास पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन पे डिपेंड, बराबर। लेकिन ऐसा नहीं है। रेजिस्टेंस ना वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है ना ही करंट पे, वो तो सिर्फ एक रेशियो है जो हमेशा क्या आ रहा है? कांस्टेंट। वो जो एक रेशियो है, अब समझ में आ रहा है रेजिस्टेंस क्या है? हर जगह कांस्टेंट। सर फिर रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? बता तो दिया, रेजिस्टेंस पहला डिपेंड कर रहा है लेंथ पे। लेंथ पे कैसे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली, विच मींस अगर लेंथ आधा किया, रेजिस्टेंस भी। अब लगाओ दिमाग, क्योंकि रेजिस्टेंस आधा हुआ, करंट डबल हो गया। क्योंकि याद है मैंने बोला था करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, उल्टा पुल्टा। देखो लगाओ दिमाग, लेंथ आधा किया, लेंथ आधा करने से रेजिस्टेंस आधा हो गया। देखो 3 का रेजिस्टेंस कितना हो गया? 1.5। अगर रेजिस्टेंस रुकावट ही कम हो गई तो करंट को क्या करना पड़ेगा? इसीलिए 6 का कितना हो गया? 12। समझ में आया? एक लॉजिक अब मैं तुमको देता हूं, पक्का यहां तक समझा? ठीक है, अब इसी से समझते हैं दूसरा। तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, एक सेकंड देना। किसमें? हाँ, ओम्स लॉ इसके बाद लगेगा। ओम्स लॉ मैं नहीं बोल रहा हूं ओम्स लॉ नहीं लगेगा, मैं बोला इस 3 केस में यहां 2 पे लग रहा था, यहां नहीं लग रहा। अभी ये वायर है, ये लंबा वाला वायर है, ये मैं चार्जिंग के लिए लूंगा या फिर मैं एक छोटा वाला वायर लूंगा चार्जिंग के लिए? बताओ क्यों? क्योंकि छोटे वाले वायर में रेजिस्टेंस कम होगा। अब समझना, ये प्रैक्टिकल लॉजिक, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है भाई। यूएसबी केबल जनरली प्रेफर करूंगा फास्ट चार्जिंग के लिए, इसीलिए पावर बैंक में छोटे केबल लगते हैं, बड़े वाले केबल लगना अवॉइड करेंगे। पक्का समझा? ठीक है, एक केस और ले लेता है, देन वी आर डन विद दिस। सो अब मैंने क्या किया, लेंथ उतना ही रखा, कितना? 1 मीटर। बैटरी उतनी रखी वापस से 18 वोल्ट, लेकिन इस बार जो वायर है उसको थिक कर दिया, मोटा वायर ले लिया। एरिया कितना ले लिया? मोटा नहीं ले लेते वायर, 0 पॉइंट चलना, हाँ लेके तो देखते क्या होता है। नहीं, एक काम करते हैं, आधा कर देते हैं। एरिया मैंने क्या कर दिया? आधा कर दिया। ये समझा तुमको? एरिया क्या किया? आधा किया। ठीक है, अब वापस से मुझे इसका आंसर मालूम है, मैं कैसे सोच रहा हूं। एरिया आधा, अब आंसर आएगा 3 एम्पियर। अब आप बोलोगे सर कैसे पता चल रहा है आपको 3 एम्पियर आएगा? ये मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा। चलो समझने की कोशिश करता। अगर मैं श्योर हूं 3 एम्पियर ही आएगा आंसर। 18 को 3 से डिवाइड कर कितना आंसर आएगा? 6। ये क्यों कर रहे हैं समझा ना? बिकॉज इससे रेजिस्टेंस मिलता है, देख ना, V बाई आई, V बाई आई, V बाई आई, क्या मिला? रेजिस्टेंस मिला। अच्छा नोटिस कर, अभी अब तक रेजिस्टेंस कितना आ रहा था? 3 कितना आया? अब कितना आ गया?
रेजिस्टेंस क्या हुआ? डबल हुआ ना? खाली इतना सुन तू, रेजिस्टेंस क्या हुआ? डबल हुआ। अच्छा, रेजिस्टेंस कब डबल हुआ? जब एरिया को तूने क्या किया? आधा। कुछ तो उल्टा चल रहा है यहां पे। रेजिस्टेंस बढ़ा कब? जब एरिया, पक्का? अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट को वापस अब क्या होना पड़ेगा? आधा। इसीलिए करंट 6 का क्या हो गया? 3। एंड डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन यू। जरा यहां पे ध्यान दे। तेरे पास 2 वायर है, बता कहां पे इलेक्ट्रॉन्स को भागना इजी है? मिल गया ना आंसर? अगर एरिया ज्यादा है यहां पे, इजी हुआ भागना, तो रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस कम हुआ तो करंट, सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, समझा? एक दूसरे से घिरे हुए, बराबर। अब नोटिस कर, देख एरिया क्या किया? आधा। एरिया आधा किया तो रेजिस्टेंस ज्यादा, एरिया आधा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, विच इज डबल। एरिया डबल, सॉरी रेजिस्टेंस डबल हो गया तो करंट आधा। इसलिए मैं इतना तुरंत लिंक बिठा पा रहा हूं। तो एक चीज समझ में आ गई, दैट रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू area. If I combine both of them, resistance is proportional to length upon. If I remove this proportionality sign, now I prove this. याद है मैंने बोला था 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। रो, मटेरियल, रेजिस्टिविटी। याद कर, मटेरियल क्या है? रिमेंबर आई टोल्ड यू फिजिकल स्टेट में 3 लोग आते हैं। कौन है वो 3 लोग? मटेरियल, लेंथ, एरिया। Realistically speaking, you can change the length, you can change the area, but you cannot change the material. कॉपर को कॉपर ही रखोगे ना, कॉपर को एल्यूमिनियम थोड़ी बना दोगे, अनलेस एंड अनटिल तुम वायर चेंज नहीं कर देते। अंडरस्टूड? पक्का समझा? 100%। सो आज के बाद अगर तुमसे कोई पूछता है कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो तुम क्या बोलोगे? वोल्टेज एंड करंट? नो, इट डिपेंड्स ऑन physical factors. And what are those physical factors? Area, length, मटेरियल। इन तीनों में से कुछ भी चेंज हुआ तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? मैंने तुम्हें रिलेशन बता दिया लास्ट। रेजिस्टेंस बेचारा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, बट द टेम्परेचर वेरिएशन हैज टू बी टू हाई। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में बात करूंगा, मैं ग्राफ्स के बारे में बात करूंगा, एंड वी विल सॉल्व सम गुड PYQ व्हिच इज बोर्ड क्वेश्चंस टू कंसोलिडेट ऑल द टॉपिक ऑफ ओम्स लॉ। आई होप यहां तक समझा। I hope everyone who is watching आपको यहाँ तक समझा है। The last topic is factors affecting the resistance. Please take a note of this. I'll meet you in the next lecture. Thank you so much.